Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Ishwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho
कालो न जानाति तव जननं कालो न जानाति तव समापनं दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल। Who's this other guy singing out there? आपके लिए एक छोटी सी कविता। इसका शीर्षक है क्रांति। क्रांति विकास की सहज प्रक्रिया लगती है एक अनंत आलसी प्रक्रिया उस दिमाग को जो है जल्दबाजी में। विकास की सहज प्रक्रिया लगती है एक अनंत आलसी प्रक्रिया उस दिमाग को जो है जल्दबाजी में। वो जो है भव्य और सुंदर है विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम। वो जो है भव्य और सुंदर है विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम, जिसमें शामिल हैं हम सभी सुपर जल्दबाज, जिसमें शामिल हैं हम सभी सुपर जल्दबाज। ये जल्दबाज इंसान बदल रहे हैं हर चीज़ को विशाल बर्बादी में। ये जल्दबाज इंसान बदल रहे हैं हर चीज़ को विशाल बर्बादी में। अब समय आ गया है इस मूर्खतापूर्ण जल्दबाजी को रोकने का और विकास की प्रक्रिया के जादू को देखने का, जहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता। अब समय आ गया है इस मूर्खतापूर्ण जल्दबाजी को रोकने का और विकास की प्रक्रिया के जादू को देखने का, जहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता। जिसे आप क्रांति कहते हैं वो बड़ी तेज़ी से मोड़ देती है और वापस आपको वहीं खड़ा कर देती है जहाँ से आपने यात्रा शुरू की थी। जिसे आप क्रांति कहते हैं वो बड़ी तेज़ी से मोड़ देती है और वापस आपको वहीं खड़ा कर देती है जहाँ से आपने यात्रा शुरू की थी। अगर आपके ध्यान में पैनापन है, अगर आपके ध्यान में पैनापन है तो विकास की प्रक्रिया ही है महानतम क्रांति। अगर आपके ध्यान में पैनापन है तो विकास की प्रक्रिया ही है महानतम क्रांति। तो अगले 3 दिन 5 शहरों में कर्फ्यू रहेगा, तमिलनाडु के मुख्य शहरों में, और कुछ दूसरे भारतीय राज्यों ने लॉकडाउन को जारी रखना चुना है। हालांकि केंद्रीय सरकार ने उन्हें विकल्प दिया था कि वो जो चाहे करें या जिसे वो ज़रूरी समझते हों। मेरे ख्याल से 7 से 8 राज्य लॉकडाउन को जारी रख रहे हैं क्योंकि उन्हें लॉकडाउन से सफलता मिली है। उन्होंने इन्फेक्शन को काबू किया है, अब वो उसे खोना नहीं चाहते। वैसे मुंबई भागे जा रही है इन्फेक्शन और मौतें दोनों मामलों में, आबादी के घनेपन को देखते हुए और उस शहर में जैसे लोग रह रहे हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अभी आने वाला है। अमेरिका ने 52,000 मौतों को पार कर लिया है। उस देश में दुर्भाग्य से हर तरह की बेवकूफ़ी की चीज़ें कही और की जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उस चीज़ पर पकड़ बना पाएंगे जो किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मौतें बढ़ती जा रही हैं। और यूरोप में फ्रांस, यूके,
स्पेन और इटली जैसे देश अब काबू में हैं। मेरे ख्याल से मोटे तौर पर ये वायरस एक तरह से बुजुर्गों की आबादी को मिटा रहा है। जो चिंता की बात है, ये शायद हर जगह हो जब तक हम वाकई इसका ध्यान न रखें। तो साथ ही आमतौर पर ज़्यादातर देश इस पर पकड़ बना रहे हैं, कम से कम काबू कर रहे हैं। वायरस को काबू नहीं, इंसानी बर्ताव पर काबू कर रहे हैं ताकि वायरस को अपना वाहक न मिले। तो हमारी ये स्थिति है। वो कह रहे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी ने एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर एक वैक्सीन बनाई है जो 3 हफ्तों में तैयार हो जानी चाहिए। हम नहीं जानते, लेकिन अगर ये 3 हफ्तों में तैयार हो भी जाती है तो आप 7 अरब लोगों को इसे कब तक लगा पाएंगे? तो शायद वैक्सीन आ जाए। दूसरे तरह के अभी वो कोई प्लाज्मा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि ये अच्छे नतीजे दिखा रहा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदार बर्ताव ही एकमात्र तरीका है। और अगर ढील दी जाती है तो भी हमें इसे जारी रखना चाहिए, क्योंकि हम इसी स्थिति में हैं। तो एवोल्यूशन और रिवोल्यूशन के बारे में जो लोग जल्दबाजी में हैं वो चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी हों, बस यूं ही। रिवॉल्व होने का मतलब है गोल गोल घूमना। गोल गोल घूमने का मतलब है कि आप उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। इवॉल्व होने का मतलब है लगातार आगे बढ़ते रहना। इसी तरीके को प्रकृति ने सफलता से इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हम थोड़ी जल्दबाजी में हैं तो हर चीज़, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक प्रक्रियाएं हों या यहाँ तक कि आध्यात्मिक प्रक्रियाएं भी, कई सारे लोगों के लिए एक बुरे तरीके से अंत हो रही हैं सिर्फ जल्दबाजी के कारण। अगर आपके पास तेज गति को संभालने की क्षमता है तो वो अलग बात है। ज़रूरी नहीं है कि जल्दबाजी तेज गति लाए, क्योंकि तेज गति को संभालने के लिए आपको काबिलियत चाहिए। आपको लगभग, मैं नहीं जानता कि मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं। तो मैं हमेशा, जैसे लोग मुझसे कहीं पूछ रहे थे, सद्गुरु तेज मोटरसाइकिल या तेज गाड़ी चलाने से क्या आपको एड्रेनलिन मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं तेज और तेज जाता हूँ, जो मैं तभी करता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ। जब मैं वाकई तेज चलाता हूँ तो मैं लगभग पूरी तरह से स्थिर हो जाता हूँ, क्योंकि अगर आप संतुलित नहीं हैं, तेज गति एक खतरनाक चीज़ है। वो होती है जल्दबाजी के कारण। आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि आप किसी जगह एक खास समय में पहुंचना चाहते हैं, अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो हमेशा कुछ गड़बड़ करने की संभावना होती है। आप स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि आप वैसे ही हैं, क्योंकि आप उसे संभाल सकते हैं। आप किसी के साथ दौड़ नहीं लगा रहे, आप समय के साथ दौड़ नहीं लगा रहे, आप कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन बस यूं ही अपनी काबिलियत के मुताबिक आप किसी चीज़ को संभाल रहे हैं। वो अलग बात है। वैसा जीवन के हर पहलू के साथ होना चाहिए, लेकिन वो जल्दबाजी से नहीं होगा। ये सिर्फ संतुलन से होगा। जब पूर्ण संतुलन होता है तब हम चीज़ों को चरम सीमा पर कर सकते हैं, जो हमारे लिए संभव हो, किसी दूसरे की तरह से नहीं। हो सकता है कि कोई जादू कर सकता हो। हम सिर्फ साधारण चीज़ें करेंगे, लेकिन हम उन्हें अच्छे से करेंगे। हमसे जितना अच्छा हो सकता है उतने अच्छे से। तो ये जल्दबाजी जो इंसानों में आ गई है इन दिनों, जहाँ भी मैं यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, शुरुआत में मैं उस शब्दावली को नहीं जानता था, लेकिन बेशक अब मैं जानता हूँ। उन्हें फोमो की समस्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी चूक जाने का डर कि कोई दूसरा मजे कर रहा होगा। मैं यहाँ बैठकर बस एक किताब पढ़ रहा हूँ
लेकिन कोई दूसरा शायद पार्टी कर रहा होगा, कोई दूसरा ये कर रहा होगा, कोई दूसरा वो कर रहा होगा। ये कैसा पागलपन है? एक बार आप इस पागलपन में पड़ गए, फिर कोई राहत नहीं है। इसमें कोई राहत नहीं है। ये एक गुलामी है, सबसे बुरे किस्म की गुलामी, क्योंकि आप हर वो चीज़ करना चाहते हैं जो हर कोई कर रहा है। ये भी एक विकास का मुद्दा है। ये पीछे गिरना है, आगे जाना नहीं है। ये एक विकास से जुड़ी चीज़ है जो बंदर करते हैं। अगर एक कोई चीज़ करता है तो सारे वही चीज़ करते हैं। तो ये भी विकास की कमी की समस्या है। तो ये महत्वपूर्ण है कि जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्थिर होना सीखना। तब काम एक विवशता भरी चीज़ नहीं रह जाता। काम एक उद्देश्यपूर्ण चीज़ हो जाता है। जब मैं काम करना चाहूँ तो मैं पूरी तरह से काम करता हूँ, वरना मैं यहाँ यूं ही बैठ सकता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, ये तब की बात है जब होम स्कूल की शुरुआत हुई थी। एक दिन मैं वहाँ बच्चों को देखने गया। उनकी सुबह की असेंबली चल रही थी। तब ये सारे 6, 7, 8 साल के 6 से 8 साल के बच्चे वो वहाँ बैठे थे। ऐसे मैंने उन्हें देखा और कहा, क्यों ये बच्चे टूटे हुए लट्टुओं के जैसे क्यों हैं? आप जानते हैं लट्टू क्या होता है? क्या ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है? ये बच्चे क्या अभी भी लट्टू से खेलते हैं? हेलो, ये ख़त्म हो गया है। खैर, एक लट्टू को बिल्कुल संतुलित होना चाहिए ताकि ये सीधा उस तरह खड़ा रहे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये घूम रहा है कि नहीं। अगर ये लट्टू थोड़ा टूटा हुआ है तो ये ऐसे घूमेगा। तो ये बच्चे इस तरह से थे। मैंने कहा, इन बच्चों के साथ क्या चल रहा है? नहीं नहीं, बच्चे हैं सद्गुरु, बच्चे ऐसे ही होते हैं। ये किसके बच्चे हैं कि ये इस तरह से हैं? फिर हमने एक बहुत ही आसान सी चीज़ शुरू की। संगीत के 7 सुर, स रे ग म प ध नि सा। दिन में 12 मिनट सुबह के समय। 2 महीनों के बाद मैं वहाँ गया, वो सब इस तरह से बैठे हैं। बस इतना ही लगता है। अभी समस्या ये है कि हमारी शिक्षा प्रक्रिया जल्दबाजी में है। लोग आकर मुझसे पूछते हैं, सदगुरु अमेरिका में एक महिला आकर मुझसे पूछ रही हैं, वो लगभग 4 या 5 महीने के गर्भ में हैं। वो कुछ करना चाहती हैं, इसे कुछ कहा जाता है, मुझे नहीं पता कि क्या। यानी कि इससे पहले कि बच्चा पैदा हो, वो बच्चे को कुछ सिखाना चाहती हैं। सच में वो ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं जहां आप कुछ खास चीज़ें करके बच्चे को गणित और दूसरे पहलुओं को सिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या क्या कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे कहा, देखिए, भारत में ऐसे 2 बहुत अच्छे उदाहरण हैं जब किसी ने माँ के गर्भ से कुछ सीखने की कोशिश की और ये दोनों ही बहुत बड़ी आपदा बन गए। एक है अष्टावक्र। अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए उन्होंने सुना कि उनके पिता क्या कह रहे हैं। उन्होंने सारा पांडित्य सीख लिया और फिर वो वहीं से अपने पिता से असहमत हो गए। तो पिता ने उन्हें श्राप दे दिया या जो कुछ भी हुआ, या उस सीख ने ही उन्हें विकृत कर दिया। वो एक बिल्कुल विकृत इंसान बन गए। सौभाग्य से वो किसी और चीज़ में खिल गए क्योंकि उनका शरीर विकृत था। दूसरे हैं अभिमन्यु, अर्जुन के बेटे। वो भी अपनी माँ के गर्भ से कुछ रहस्य सुन रहे थे जिसके बारे में बात हो रही थी। उन्होंने केवल आधा हिस्सा सुना। उसके बाद शायद उनकी माँ ने पानी पी लिया या ऐसा कुछ। उन्होंने बाकी का आधा हिस्सा नहीं सुना। ज़रा सोचिए, आप अंदर हैं और सुन रहे हैं गुड़ गुड़ गुड़। तो उन्होंने बाकी के आधे हिस्से को नहीं सुना। तो वो रणभूमि में गए। उन्हें पता था कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर कैसे निकलना है, और उनकी एक भयानक मौत हुई। मैंने कहा, देखिए, हमारे देश में 2 उदाहरण हैं उन लोगों के जिन्होंने गर्भ के अंदर से सीखा और वो कैसी आपदा बन गए। क्या आप यही चाहती हैं?
फिर वो ऐसी बन गई क्योंकि कोई हमारे पर्चे दे रहा था और कह रहा था कि हम उसे सिखा सकते हैं, जब वो गर्भ के अंदर है हम उसे वहीं गणित सिखाकर गणित का जीनियस बना सकते हैं। और दूसरों के पास कुछ रैपिड लर्निंग वाली बकवास है, जब तक वो 2-3 साल की उम्र के होते हैं तब तक उन्हें लैंग्वेज, गणित, ये वो सिखाना। ये सबसे खराब चीज़ है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जल्दबाजी में हैं। जब आप उस तरह की जल्दबाजी में होते हैं तो आप सब कुछ बर्बाद कर देंगे, अपना जीवन भी। ज़्यादातर जीवन इसी तरह बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि हर चीज़ में जल्दबाजी है। स्कूल खुद ही जल्दबाजी है। हमेशा इतना सीखना है, उतना सीखना है। नहीं, इसमें कहीं भी भागीदारी की गहराई नहीं है, बस चीज़ों को जमा करते रहना है। तो उसी आधार पर अगर आप मुझसे पूछें तो ये आधुनिक शिक्षा ही है जिसने प्राकृतिक आपदा पैदा की है। क्योंकि गांव के अनपढ़ लोग, धरती पर उनके क्या निशान हैं? वो जीते हैं, अगर पोषण अच्छा है तो वो अच्छी तरह से जीते हैं, और वो एक दिन मर जाते हैं बिना ज़्यादा कुछ छोड़े। केवल शिक्षित लोग ही हैं। जैसे ही वो स्कूल जाते हैं और अगर वो आगे यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, वो धरती के लिए गंभीर नुकसान बन जाते हैं, बेशक वो प्रकृति विज्ञान की पढ़ाई करके आते हैं। तो ये जल्दबाजी अगर आप अपने भीतर से निकाल दें कि आप किसी से आगे होना चाहते हैं, तो अपनी आंखें बंद करके यहाँ यूं ही बैठना सहज हो जाता है। कोई जा रहा है, अगर वो जाता है तो मुझे क्या समस्या है? क्या समस्या है? अगर वो जाता है तो जाता है। और वैसे इतने सारे लोग, अनगिनत लोग आपके आगे चले गए और मर गए। लोगों की कई पीढ़ियां, आप उनसे भी आगे जाना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूं कि आप उनके साथ भी दौड़ क्यों नहीं लगाते जल्दी से? सच में आप सिर्फ उन लोगों के साथ ही दौड़ क्यों लगा रहे हैं जो जिंदा हैं? मरे हुए लोग आपसे कहीं आगे निकल गए हैं, आपको जल्दी से उनसे आगे निकलना चाहिए। हेलो, हाँ, हम ठीक वही चीज़ करेंगे इस तरह की जल्दबाजी के साथ। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक मुख्य पहलू ये है कि आप किसी के साथ मुकाबले में नहीं हैं। अब आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप बैठ नहीं सकते। आप एक पल के लिए भी नहीं बैठ सकते। जब आप परेशान हैं कि कोई और क्या कर रहा है तो आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कहीं भी नहीं बैठ सकते। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि सहज होना क्या होता है। अगर आप नहीं जानते कि सहज होना क्या है तो ये जानना कि आनंदित होना क्या होता है, इसका सवाल ही नहीं उठता। मुक्त होना क्या होता है, इसका ज़रा भी सवाल नहीं उठता। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है सहज होना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे। आप जो कर सकते हैं वो करेंगे। हर वो चीज़ जो आप कर सकते हैं आप करेंगे, लेकिन आपको किसी से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप एक चींटी से भी ज़्यादा काम नहीं कर सकते। क्या आप वो कर सकते हैं जो वो करती है? आप वो नहीं कर सकते जो वो कर सकती है। तो मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुकाबले की बकवास किंडरगार्टन से या स्कूल जाने के पहले से ही वो उनसे कहना शुरू कर देते हैं, मैं तुम्हें सबसे अच्छे स्कूल में डालने जा रहा हूँ, तुमको नंबर 1 होना होगा, तुमको सबसे अच्छा स्टूडेंट होना होगा, तो बाकी सभी को आपसे कम होना चाहिए। बस यही कामना है। इस तरह की बीमारी के साथ आध्यात्मिक प्रक्रिया के बारे में भूल जाइए। यहाँ तक कि जीवन भी, सरल सा जीवन भी, जीवन के सबसे सरल पहलू, अच्छी तरह से खाना, अच्छे से सोना, अपने जीवन में कुछ चीज़ें करना, वो भी नहीं हो पाएगा। आधुनिक समाजों के साथ यही हुआ है। उनमें से ज़्यादातर सो नहीं सकते, या तो उन्हें एक गोली खानी होगी या शराब पीनी होगी, वरना वो सो नहीं सकते। बहुत सारे लोगों ने खुद को इस स्थिति में डाल लिया है बस जल्दबाजी के कारण। जल्दबाजी नतीजा है हमेशा किसी से बेहतर बनने की चाह का। ये एक बात अगर चली जाती है तो यहाँ बैठना बस यूं ही बहुत स्वाभाविक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन की गतिशीलता किसी भी मायने में चली जाएगी, कभी नहीं। दरअसल आराम ही हर काम का आधार है।
स्थिरता ही सारी गतिशीलता का आधार है। सृष्टि इसी तरह से बनी है। शी व से ही सब कुछ हुआ है। हर चीज शून्य और स्थिर थी, उससे एक गर्जन निकली या विस्फोटों की एक श्रृंखला या जो कुछ भी, और पूरी सृष्टि की रचना हुई। अभी भी यही हमारे अस्तित्व का आधार है। मूलभूत चीजें लोग नहीं संभालते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में हर तरह की चीजें करते रहते हैं। सबसे बुनियादी चीज ये है कि आपको इतना समझना होगा कि आप कभी भी किसी से बेहतर नहीं हो सकते या बदतर भी नहीं हो सकते। ये सब आपके दिमाग में है, आप इसे बना रहे हैं। किसी से बेहतर होने की ललक केवल इसलिए है क्योंकि आपको अपने अंदर कोई कीमती चीज नहीं मिली है, अपने अंदर कुछ मूल्यवान नहीं मिला है, वरना आप किसी और से बेहतर क्यों बनना चाहेंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला है। बस यही एकमात्र समस्या है। अगर कोई इस दिशा में निवेश नहीं करता है, अगर इंसान इस दिशा में निवेश नहीं करते हैं, तो हम खुद को तबाही की ओर ले जाएंगे, जो हम कई तरीकों से कर रहे हैं। जैसे जैसे हम विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के साथ ज़्यादा सशक्त हो रहे हैं, आपको समझना चाहिए, आज वैज्ञानिक ज्ञान ज़्यादातर लोगों की समझ में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके सीख रहे हैं कि कैसे ब्रह्मांड की हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सके। अब हमारी नज़रें मंगल ग्रह पर हैं। हम एक और ग्रह को नष्ट करना चाहते हैं। हम सिर्फ एक ग्रह को नष्ट करके संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? हम कम से कम 2 को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम 2 को नष्ट करते हैं तो हम 4 को नष्ट करना चाहेंगे। फिर ये वायरस की तरह कई गुना बढ़ जाएगा। शुरुआत में वो उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहे थे। उसे क्या कहते हैं, कुछ 0 या ऐसा कुछ, पहला व्यक्ति जो इन्फेक्टेड हुआ था, तो उन्हें वो नहीं मिला। लेकिन तब से हर दिन ये कितने गुना फैल सकता है, उन्होंने गणना करके कुछ अनुमान लगाया है जो पागल कर देने वाला है। तो ये भी ऐसा ही है। तबाही किसी चीज के कारण नहीं, तबाही सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने मूलभूत प्रकृति को नहीं समझा है, अपने खुद के अस्तित्व की। इस वजह से हम हर चीज को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें लगता है कि हम ग्रह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, एकमात्र काम जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम अपने ही जीवन को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कुछ नहीं। तो ये वायरस, ये लॉकडाउन, कल सुबह से मुझे लगता है कि आज आधी रात से कर्फ्यू है। आपको गोली मारी जा सकती है अगर आप सड़क पर निकले तो। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं इंदौर के किसी युवक की, जो अपनी स्पोर्ट्स कार दिखाना चाह रहा था और एक कन्वर्टिबल कार में वो बाहर घूमने निकला, क्योंकि वो थोड़ा दहाड़ती है, शोर करती है, ध्यान खींचती है। अब एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे रोक लिया और उन्होंने उससे कान पकड़वाकर कई सारी उठक बैठक करवाई। वो उसे छोड़ ही नहीं रहे हैं। उसने कहा, नहीं नहीं मैं जाता हूँ, ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिए। कुछ भी नहीं, बस उठक बैठक करो। वो लड़का नेशनल टेलीविज़न पर है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में दोबारा कभी कन्वर्टिबल कार में नहीं बैठ पाएगा। ये सवाल मुंबई से अरविंद पनिग्रह ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, कल आपने एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुए वेबिनार में कुछ समाधानों के बारे में बात की थी, जैसे फ़ोन और कार वगैरह का कम से कम 4 साल तक इस्तेमाल करना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस मॉडल का विस्तार करना और ये देखना ज़रूरी नहीं है कि इन क्षेत्रों में रोज़गार में कितनी कटौती होगी, और उन लोगों के पास अपनी आजीविका कमाने के लिए दूसरे क्या विकल्प हो सकते हैं? तो कल हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक सम्मेलन में थे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, सद्गुरु आगे का रास्ता क्या है? वैसे भी वायरस ने अभी के लिए सभी बिजनेस बंद कर दिए हैं। किस तरह हम जागरूक हैं कि हम जो भी करते हैं हमें उसे धीमा करने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन कैसे?
हम पर्यावरण के प्रति भी जागरूक हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि आप सरल चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते, भारत जैसे देश में ये अमेरिका में कहीं ज़्यादा खराब होगा। मेरे पास अमेरिका के आंकड़े नहीं हैं। भारत जैसे देश में 40% लोग जो फ़ोन खरीदते हैं, स्मार्टफोन्स, वो उसका उपयोग सिर्फ 1 साल के लिए करते हैं। अभी इस देश में 50 करोड़ से अधिक, इसका क्या मतलब है? 500 मिलियन, है ना? 500 मिलियन। 50 करोड़ फ़ोन हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। वो उनके घरों में कहीं हैं, क्योंकि उन्होंने नया मॉडल ले लिया है। पुराना मॉडल वो किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें कुछ जानकारी या जो भी है वो इसे बेचना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें उनकी तस्वीरें हैं या जो कुछ भी है वो उसे पूरी तरह से हटा नहीं पा रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कत है। भारत में 50 करोड़ फ़ोन उपयोग में नहीं हैं, वो कहीं रखे हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? तो मैंने कहा, हम एक कानून क्यों नहीं बनाते? अगर आप एक फ़ोन खरीदते हैं तो आपको 4 सालों तक उसका इस्तेमाल करना ही होगा। अगर वो टूट जाता है तो आपको टूटा हुआ फ़ोन लौटाना होगा, या पुराने फ़ोन को बेचने का कोई तरीका होना चाहिए ताकि कोई और सस्ते फ़ोन का इस्तेमाल कर सके। वो ठीक है। अगर आप एक कार खरीदते हैं तो कम से कम 8 साल आपको उसका इस्तेमाल करना ही होगा। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि 8 साल या 1 लाख किलोमीटर, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि सभी निर्माण कार्य विस्तार 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 करते जा रहे हैं। विस्तार कहाँ तक? किस बिंदु तक? कहीं ना कहीं किसी तरह का प्रतिबंध होना ही चाहिए। अब कम से कम हमने प्रतिबंध के साथ रहना सीख लिया है। अब कानून लाना बेहतर होगा, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए किया जाना चाहिए। अगर भारत में आपको 4 साल के लिए अपने फ़ोन का उपयोग करना है और पाकिस्तान में आप जब चाहे नया खरीद सकते हैं, लोग वहाँ चले जाएंगे। वो ऐसे ही हैं। पूरी दुनिया में ऐसा करने की ज़रूरत है कि फ़ोन उसको नहीं बेचा जा सकता जिसने अभी अभी एक नया फ़ोन खरीदा है। वो 1 साल या 2 साल के भीतर दूसरा फ़ोन नहीं खरीद सकता। उसे इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उसका नाम, नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ ठीक से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर 4 साल बहुत ज़्यादा हैं तो ठीक है, इसको 3 साल या 2 साल या ऐसा कुछ बना दीजिए। कुछ ऐसा उचित समय तय कर दीजिए जिसमें ज़्यादातर फ़ोन उतने समय में ख़राब ना होते हों। इसी तरह से सभी ऑटोमोबाइल्स के लिए कुछ उचित समय तय करें। फिर इसी तरह की चीज़ें सैन्य उपकरण और इस तरह की चीज़ों के लिए भी की जा सकती हैं। अगर आप अभी ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो आप अपने आप का कहाँ तक विस्तार करना चाहते हैं? मौत तक? हम बस अपना इतना ही विस्तार करेंगे। हमें स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह के उत्पादन पर भी ऐसी सीमा लगानी होगी। अगर आप मुख्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाते हैं तो काम हो गया। ये तय करना कि आज आप जिस स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं आप उसे नहीं बढ़ा सकते। अगले 25 सालों तक आपको इसे तय करना होगा। अगर आप देश में इस मात्रा में स्टील का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको वहीं रुकना होगा। हाँ, अविकसित देशों को, विकासशील देशों को अगर आप उन्हें थोड़ी छूट देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि वो बराबरी पर आ जाएं। लेकिन एक बार जब हम एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाते हैं, इस स्तर की आबादी के लिए आपको इतना उत्पादन करना है, आपको वहां रुक जाना होगा, वरना लोग बेहूदगी से अधिक सामान का उपयोग करते चले जाएंगे। यहाँ पर अधिक नहीं है, इस ग्रह पर अधिक नहीं है, केवल इतना ही है। जो कुछ भी है केवल इतना ही है। तो जब हम प्रचार करने के बारे में सोच सकते हैं, एक समय था जब हर किसी के 6-8 बच्चे होते थे। आज हर कोई 1 या 2 पर आ गया है। कई लोगों ने बच्चे न करने का चुनाव किया है। मैं भी ये धमकी दे रहा हूँ कि मैं उन सभी महिलाओं को एक पुरस्कार दूंगा जो अपने जीवन में बच्चे पैदा नहीं करेंगी। जब हम बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हम फ़ोन और कार और बाकी सारी चीज़ों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? हमने पहले ही कुछ हद तक इंसानों के साथ ये किया है, बहुत असरदार तरीके से नहीं, लेकिन हमने थोड़ा बहुत किया है। हम हर चीज़ के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम और 25 से 30 सालों तक दौड़ेंगे और ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जो इस वायरस से भी बदतर होगा। सच में
जलवायु परिवर्तन के मुद्दे जब काबू से बाहर हो जाते हैं तो हम जहां पहुंचते हैं, जिस गड्ढे में हम गिरते हैं, वो वायरस से कहीं ज़्यादा खराब होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वायरस आपके जीवन को तबाह कर रहा है, जब जलवायु परिवर्तन के मुद्दे सामने आएंगे तो आप देखेंगे कि हम जिस तरह की परिस्थिति में पहुंचेंगे वो बहुत अलग होगी। निश्चित रूप से मानव जनसंख्या में कमी भी होनी चाहिए। सभी लोग सोचेंगे रोजगार, नौकरी नौकरी नौकरी। अधिक लोग गाना गा सकते हैं, नाच सकते हैं, फूलों की सजावट कर सकते हैं, कई कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंडस्ट्री में हो और कुछ बना रहा हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम खुद को उस मोड में ले आए हैं और हमने मान लिया है कि यही जीने का तरीका है। 100 साल पहले कोई भी इस ग्रह में ऐसे नहीं रह रहा था। सिर्फ 100 साल पहले, चलिए 100 साल पहले उन्होंने दुनिया के कुछ हिस्सों में शुरुआत कर दी थी, लेकिन 200 साल पहले कोई भी कहीं भी इस तरह से नहीं रह रहा था। हर कोई अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा था जो भी वो कर रहे थे, और लोग खुशी से और अच्छी तरह से जी रहे थे। केवल ऐसी प्रगति जिसका हम स्वागत करते हैं वो है चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति, जो लोगों को उनका पूरा जीवन जीने दे रही है। अधिक तकनीक, बारीक तकनीक, सभी टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास हैं उसमें अधिक परिशोधन, शोधन के एक स्तर के बिना कुछ भी जारी नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई बेवकूफ़ कुछ बना सकता है, उसे बाजार में जारी कर दिया जाता है। इसे रुकना होगा। क्या ये दुनिया के लिए ज़रूरी है? क्या हम इसकी कीमत चुका सकते हैं? ये तय किया जाना चाहिए, है ना? इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हैं। तो वायरस का समय कम से कम इसके बारे में सोचने के लिए एक अच्छा समय है। अब निश्चित रूप से लोग कहेंगे, सद्गुरु आप रगड़ रहे हैं, आप चोट पर नमक रगड़ रहे हैं, पहले से ही हम दर्द में हैं, हम नहीं जानते कि अपने उद्योग को कैसे मैनेज करें, हम नहीं जानते कि रोजगार कैसे दें। अब आप कह रहे हैं कि हमें उत्पादन कम करना चाहिए और ये करना चाहिए। तो मैं नहीं, प्रकृति इसे आप पर रगड़ रही है। बेहतर होगा कि आप उसका संदेश ले लें। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं। ऐसा हुआ, एक दिन एक आदमी ने अपने दादाजी के ज़माने की एक बहुत बड़ी घड़ी ट्रक से उतारी और वो उसे बड़ी मुश्किल से अपनी पीठ पर लादकर अपनी बिल्डिंग की ओर जा रहा था। एक शराबी उस तरफ आया और उसने इस आदमी को देखकर कहा, सुनो भैया, अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए एक रिस्ट वॉच ले लो। समय आ गया है कि हम अपने लिए एक रिस्ट वॉच ले लें। हम इतनी बड़ी चीज़ें लिए फिर रहे हैं सरल सी प्रक्रियाओं के लिए। इसे कम करने का समय आ गया है। मैं कह रहा हूँ, बस इस पर गौर कीजिए। अगर आपने खुद इसे ना देखा हो, आप में से कई लोगों की उम्र उसके लिए काफ़ी कम है, लेकिन मान लीजिए कि आप 70 या 60 के दशक की कोई हॉलीवुड मूवी देखते हैं। आप उन भारी भरकम कारों को देखिए। उस एक कार से आप 5 कारें बना सकते हैं। एक कार में इतना मेटल हुआ करता था। हेलो, वो जहाज की तरह बनी हैं। अब शायद वो 2-3 कारें बना देते हैं उतने ही मेटल से। ये उन्नति है ना? लेकिन हम ऐसा करने के लिए 50-60 साल क्यों लेते हैं? हमारे पास पर्याप्त दिमाग है, पर्याप्त डिज़ाइन है, पर्याप्त क्षमता है कि हम अभी बैठें और अगले 3 सालों में इसे संभव बनाएं। हर वो चीज़ जिसे सुधारा जा सकता है और छोटा किया जा सकता है, उसे अभी करें। इसी से रोजगार के कई मौके निकल आएंगे। इसका मतलब ये है कि हर किसी को अपनी जिंदगियों के साथ थोड़ा और निपुण होने के लिए प्रयास करना होगा। ये आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है, ये दुनिया के लिए भी अच्छा है, ये पृथ्वी के लिए अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। एक सबसे, मैं आपको बता रहा हूं, एक सबसे बड़ा संतोष जो किसी इंसान को हो सकता है वो ये है कि जब आप कोई समझदारी भरी चीज सोचते हैं, शायद वो कोई सरल सी चीज हो, दीवार में उस फोटो को कैसे लटकाएं। हर कोई कोशिश कर रहा था, आपने एक सरल सा नया आइडिया दिया। वाह, वो एहसास लंबे समय तक आपके साथ रहता है। हाँ, क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से देखिए, अभी कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि फुटबॉल के खिलाड़ियों को ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं साइंटिफिक रिसर्च करने वाले लोगों के मुकाबले। हमने जितने पैसे रोनाल्डो या मेसी पर खर्च किए हैं, अगर उतने साइंस पर खर्च किए होते तो ये वायरस हमें परेशान नहीं करता। ये सच नहीं है। साइंस में बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के कारण ही ये आया है।
लोग उन्हें उतने पैसे क्यों दे रहे हैं जितने उन्हें दिए जा रहे हैं? लोग उन्हें जिस तरह से देख रहे हैं वो उस तरह से क्यों देख रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनका शरीर कुछ ऐसा कर रहा है कि आप अपने खुद के शरीर के लिए उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब रोनाल्डिनो खेल रहे थे, आप यूं आंखें फाड़ कर देख रहे थे मानो आपकी आंखें बाहर ही निकल आएंगी, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका आप सपना भी नहीं देख सकते। चाहे आप अपने भौतिक शरीर का उस तरह से इस्तेमाल करें या आप अपने मन का उस तरह से इस्तेमाल करें, अगर आप इसमें से कुछ भी करते हैं तो आपके जीवन में संतोष और तृप्ति का ज़बरदस्त एहसास आता है। मैं आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग आयाम है। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो एक सरल सा जीवन जीता है। गोल्फ के खेल में आखिर इतनी बड़ी बात क्या है? क्योंकि हर दूसरे खेल में आप किसी और के साथ खेलते हैं। अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो आप हमेशा दूसरे आदमी के बारे में कुछ कह सकते हैं। यहां तो ये मूर्ख बॉल बैठी रहती है। मुझे आपको ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ दिनों के बाद बताऊंगा। अभी मैंने इस बारे में कुछ किया है। right now. ये बॉल बैठी रहती है, लेकिन ये कमबख्त बैठी हुई बॉल आपसे निर्देश नहीं लेती। वो ऐसे जाती है, वो वैसे जाती है। तो जब कोई टाइगर वुड्स या कोई और खेलता है तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो गेंद को वहाँ भेज रहे हैं जहाँ वो चाहते हैं। बस वो और क्या कर रहे हैं? बॉल बस वहीं जा रही है जहाँ वो चाहते हैं कि वो जाए। बात बस इतनी ही है। तो जब शरीर उस तरह से काम करता है जैसा आप चाहते हैं तो उसमें संतोष का एक गहरा एहसास होता है। जब आपका मन उस तरह से काम करता है जैसा आप चाहते हैं तो उसमें संतोष का एक बहुत गहरा एहसास होता है। तो जब आप हर चीज़ को ऑटोमेटिक बना देते हैं, वहाँ जाओ, 8 घंटे काम करो, घर जाओ, फिर हम शराब पिएंगे, महीने के अंत में तनख्वाह ले लो, ये किस तरह की ज़िंदगी है? जब मैं एक युवक था, मेरे पिता हमेशा परेशान रहते थे। हमने उन्हें कुछ महीनों पहले खो दिया। वो हमेशा परेशान रहते थे, इस लड़के ने किसी भी चीज़ की क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की है, ये क्या करेगा, ये अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएगा? मुझे कभी ये विचार ही नहीं आया कि मुझे अपनी रोजी रोटी कैसे कमानी है। मुझे लगा कि ऐसा सोचना भद्दा है, अपनी रोजी रोटी कैसे कमाऊं। मुझे कभी ये विचार ही नहीं आया। मैं स्कूल गया, कॉलेज गया, जो भी मेरी वहाँ रुचि थी, लेकिन कभी रोजी रोटी कमाना सीखने के लिए नहीं। तो जब मैंने उस चीज़ की पढ़ाई शुरू की जो निश्चित रूप से मुझे कहीं नौकरी नहीं दिलाएगी, तो सभी को बड़ी चिंता हुई। तो एक दिन वो वाकई चिंतित थे और कुछ रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा, इस लड़के का क्या करें, ये किसी भी चीज़ की क्वालिफिकेशन नहीं ले रहा है। फिर मैंने कहा, देखिए, मेरे रोजी रोटी कमाने के बारे में चिंता मत कीजिए। मुझे बताइए कि मुझे कब इस घर को छोड़ना है। जिस पल आप कहते हैं 2 मिनट के अंदर मैं चला जाऊंगा, और मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भी रह लूँगा। अगर और कुछ नहीं तो मैं जंगल में जाकर रह लूँगा, क्योंकि मैंने पूरे पश्चिमी घाट को पैदल पार किया है। मुझे पता है कि कहाँ रहना है। कोई भी इंसानी चेहरा देखे बिना मैं जिंदा रहूँगा, उस बारे में कोई समस्या है ही नहीं। और सबसे बढ़कर, चूँकि मैं किसी भी चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, यानी मैं वो कर सकता हूँ जो कुछ भी मैं करना चाहूँ। अब ये शायद घमंड के जैसा लगे, लेकिन ये घमंड के बारे में नहीं है, ये किसी विशेष क्षमता के बारे में नहीं है। बात बस इतनी है कि एक इंसान यानी बस इतना है कि हमने अपने इनसाइट और उससे जुड़े कार्यक्रमों में इसे बदल दिया है। और आश्रम में भी अब हम उस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं। रिसोर्स या संसाधन का मतलब है कि ये एक तय मात्रा है। एक इंसान एक तय मात्रा नहीं होता। अगर वो एक तय मात्रा है तो मैं उनके साथ क्या करूँगा? अगर इसे पहले ही तय कर दिया गया है उनके जेनेटिक्स के द्वारा या उनकी संस्कृति या उनके भगवान के द्वारा कि वो बस इतने ही रहेंगे, फिर मैं उनके साथ क्या करूं? चूंकि मैं इंसानों को एक संभावना के रूप में देखता हूं, इसीलिए मैं अपना जीवन उनमें निवेश कर रहा हूं। वरना क्यों?
अगर वो एक संभावना नहीं है तो इसका फ़ायदा ही क्या है? तो हमने इसे ह्यूमन रिसोर्स से बदलकर ह्यूमन पोटेंशियल कर दिया है। ये बहुत आसान है। आर से आप बस उस एक लाइन को मिटा दीजिए। ये अब HP है। आश्रम में उस विभाग को अब HR नहीं कहा जाता, उसे HP कहा जाता है, ह्यूमन पोटेंशियल। क्योंकि एक इंसान एक संभावना है। आप इसे कितनी दूर तक खोजेंगे, सवाल बस यही है। तो कहीं ना कहीं इस इंसानी संभावना से हमने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा करने के बारे में सोचा। ये ज़्यादा करने के बारे में नहीं है। इसका उद्देश्य है ज़्यादा गहराई में जाना। बात सिर्फ मात्रा की ही नहीं है। हम दुनिया में चीज़ों का भारी मात्रा में उत्पादन करने लगे। सभी सुंदर चीज़ें गायब हो गईं। इस देश ने अभी भी थोड़े हस्तशिल्प बचा कर रखे हैं और लोग उन चीज़ों को कर रहे हैं। हर कपड़ा, उनमें से हर एक हथकरघा कारीगर के बनाए गए कपड़े का हर मीटर अनोखा और अलग होता है। लेकिन अब कपड़ा मशीन से निकलता है, टक 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 टक, और जो आदमी वहां खड़ा है वो बस थोड़ा सा तेल डाल रहा है या रंग डाल रहा है या बस यूं ही वहां खड़ा है। उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। हमने दुनिया को ऐसा बना दिया है क्योंकि किसी को और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए। बस हर कोई करोड़ों अरबों की बात कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं आपको 100 और सालों का जीवन देता हूं, मान लीजिए कि आप 50-60 साल के हैं, हम आपको 100 साल और दे देंगे। आप 100 अरब रुपयों का क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बताइए? ये सिर्फ बकवास है। लेकिन वो कहेंगे मैं परोपकार करूंगा। लेकिन क्यों छीन कर उसे वापस देना? मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं जो परोपकार कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम वो कर रहे हैं। बाकी लोग इसे अपनी कब्र में गड़ा कर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने उन मिस्र के राजाओं को देखा है। उन्होंने ज़बरदस्त मात्रा में सोना और दूसरी चीज़ें दफना दी, ये सोचकर कि उन्हें कहीं और उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम ये लोग उसे वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। मैंने कहा आपको जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लेकर फिर उसे वापस क्यों करना? अगर हम इस संस्कृति को बदलते हैं तो हम हर चीज़ को बदल सकते हैं। हम 7.6 अरब लोगों के साथ क्या करें? हम कई सारी सुंदर चीज़ें कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बस ढेर सारी ऑटोमोबाइल्स बनाते रहें। कम से कम चलिए इतना तय करते हैं कि इस ग्रह पर कितने इंसान होने चाहिए, कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, कितने फ़ोन होने चाहिए, कितनी दूसरी मशीनें होनी चाहिए। कम से कम चलिए बैठते हैं और इसकी सीमा तय करते हैं कि सिर्फ इतने ही हो सकते हैं। वरना अभी ये सभी भारतीय शहरों में हो रहा है। हमारे पास सड़कों से ज़्यादा कारें हैं। हाँ, अगर सारी कारें बाहर सड़क पर आ जाएं तो हमारे पास पर्याप्त रोड नहीं है, लेकिन हमारे पास कारें हैं। और हम अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं। कारों की बिक्री बढ़ रही है, कारों की बिक्री बढ़ रही है। हम बढ़िया कर रहे हैं, हम बढ़िया कर रहे हैं। कम से कम मेरी तरह मोटरसाइकिल चलाइए, कम से कम आप आधी जगह लेंगे। मैं कह रहा हूं कि हमें कुछ तो करना होगा किसी भी तरह से। हमें देखना होगा कि कैसे कम जगह घेरें। हर एक इंसान, अभी सोशल डिस्टेंसिंग, आप ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, वो ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है। लेकिन अगर हम ये नहीं देखते कि हम कैसे कम खपत करें, अगर हम ये सोचते रहते हैं, क्योंकि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से कुछ जो निर्वाचित राजनीतिक नेता हैं, जब उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें आबादी को बढ़ाना होगा क्योंकि हमारे पास बहुत युवा वर्क फोर्स होगी, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। आप इस कमबख्त अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे? मान लीजिए कि इस देश में 1 अरब लोग होने के बजाय 2 अरब लोग हो गए जितने भी सालों में। उसके बाद क्या आप यहाँ रह पाएंगे? आप जितना चाहे उतना इंतज़ाम कर लीजिए। आप 500 मंजिला अपार्टमेंट बना लीजिए। लेकिन क्या ये जीने का तरीका है? हम चीज़ों को चेतना के साथ क्यों नहीं संभाल सकते? चाहे वो इंसानी आबादी हो, फ़ोन की आबादी हो, कार की आबादी हो, कंप्यूटर की आबादी हो, कि कितने मौजूद होने चाहिए? एक उचित संख्या क्या है? हमें तय करना चाहिए। ये वायरस, ऐसा लगता है कि ये हम में थोड़ी समझ लेकर आ रहा है। हमें इस समय का उपयोग करना चाहिए और कम से कम सोचना शुरू करना चाहिए। मुझे पता है कि ये रातों रात नहीं होने वाला, लेकिन हमें कम से कम इस दिशा में सोचना शुरू करना चाहिए। हम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं?
हम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? वायरस आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें किसी भी समय पकड़ सकता हूँ। ठीक है, हम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हमें चीज़ें करनी होंगी, इंसानों के रूप में हम कई चीज़ें करना चाहते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब हमें पता है कि हम अपनी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या ये रुक कर देखने का समय नहीं है? वैसे भी इसने हमें अपने रास्ते पर रोक ही दिया है। धीरे धीरे मेरे ख्याल से सारे बेचैन लोग भी धीरे धीरे अपने जीवन की शांति का आनंद लेने लगे हैं। मुझे आसपास जो प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, उनको देखकर तो ऐसा ही लगता है। शुरू शुरू में वो सभी ऊ ऊ कर रहे थे, लेकिन अब लगता है वे थोड़े स्थिर हो रहे हैं। तो साल में एक बार मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में स्वेच्छा से लॉकडाउन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई वायरस आके हमें मजबूर करे, बस यूं ही पूरी दुनिया 3 हफ्तों का लॉकडाउन। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर पर ही रहें, आप घूम फिर सकते हैं। कोई मशीन नहीं, कोई धुआं नहीं, न इंजन से न इससे कोई धुआं नहीं। और बस यूं ही हर कोई अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दे। आपके लिए जो भी स्तर मायने रखता हो, शारीरिक, मानसिक, ऊर्जा, आध्यात्मिक, आप जिस भी तरह से करना चाहें, हर किसी के अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए 3 हफ्ते। इससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, है ना? फ़िलहाल जिस तरह से चीज़ें जमा हो रही हैं, हमने जितनी इमारतें बनाई हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, मान लीजिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मुझे कभी नहीं समझ आया कि क्यों, इसीलिए मैं वहाँ बहुत कम गया। जब मैं उनमें था तब भी, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता था कि सभी को आकर एक कमरे में बैठकर एक आदमी को एक किताब पढ़ते हुए क्यों सुनना चाहिए। मुझे कभी इस काम का तुक नहीं समझ आया, इसलिए मैं हमेशा बाहर बगीचे में बैठा। तो हर कोई आ रहा है। हमने कितने लाखों 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 वर्ग फुट की इमारतें बनाई हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए। ठीक है, एक समय पर हमने सोचा कि ये ज़रूरी था, क्योंकि हम मास प्रोडक्शन के मोड में थे। उद्योग में मास प्रोडक्शन, एजुकेशन में मास प्रोडक्शन, हर चीज़ में मास प्रोडक्शन। अब ज्ञान या जानकारी हर जगह मौजूद है। आपको सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो इंसानों को प्रेरित कर सके, ताकि वो किसी ऐसी चीज़ के लिए प्रयास करें जो उनके जीवन में मायने रखती है। सिर्फ इसी की ज़रूरत है। जानकारी तो हर जगह मौजूद है। अरे, लेकिन अगर मुझे अपनी डिग्री नहीं मिली तो? आप अपने सिर में एक शून्य जोड़ लीजिए, वो एक डिग्री है। अगर आपको पता है कि क्या करना है, अगर आपको सारी जानकारी है और इस जानकारी को आपने अपने अंदर अच्छे से व्यवस्थित कर रखा है और आप उससे कुछ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी है। आपको हर चीज़ के लिए एक सर्टिफिकेट क्यों मिलना चाहिए? हाँ, कुछ चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है। जीवन के कुछ क्षेत्रों में एक स्तर के कार्य के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन अब इस बारे में सोचने का समय आ गया है कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं 15 साल की उम्र तक। उसके बाद उन्हें स्कूल जाना चाहिए या नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि ये स्कूल और एजुकेशन का तरीका इंसानी समाज में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसी गड़बड़ी की वजह से ये सारी दूसरी चीज़ें होती हैं। हर किसी में दूसरे से बेहतर होने का भाव आ रहा है और इसे मुख्य रूप से स्कूल में पैदा किया जाता है। मूल रूप से इसे स्कूल में पैदा किया जाता है और फिर ये कहीं और बड़ी आबादी के साथ होता है, दुनिया में अभिव्यक्ति पाता है। ये महत्वपूर्ण है कि आपको शायद पता हो कि अमेरिका के कुछ माता पिता ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। वो अपने बच्चों को घर में ही पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको 2-3 बच्चे चाहिए, तो आपके पास इतना समर्पण भी होना चाहिए कि आप उन्हें अपना समय दे सकें। अब आप बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें स्कूल में फेंक देते हैं, साल में 1 बार या 2 बार उनसे मिलते हैं। ठीक है, अभी यही व्यवस्था है, ये इसी तरह से चल रहा है, लेकिन अब उससे दूर जाने का समय आ गया है, क्योंकि एक समय था जब सिर्फ एक ही किताब हुआ करती थी।
उस समय जिन लोगों के पास पर्याप्त व्यावसायिक बुद्धि थी, उन्होंने एक किताब से धर्म शुरू किए और ये बढ़िया चल रहे हैं। अब आप एक नया धर्म शुरू नहीं कर सकते, ये अब काम नहीं करता। आपके पास सिर्फ एक किताब थी, इतना काफी था, क्योंकि उसे सिर्फ आप पढ़ सकते थे, किसी और को पढ़ना नहीं आता था। सिर्फ आपको पढ़ना आता था। आपने जो कुछ भी पढ़ा, हर किसी को लगा कि यह अद्भुत है। कागज के एक सपाट टुकड़े को देखकर आप कई सारी चीजें कह रहे थे। लोग बहुत उत्साहित थे। वो समय जा चुका है, कोई बात नहीं। आपने तब जो किया, हम आपको उसके लिए माफ कर देंगे, लेकिन अब और नहीं। अब हर कहीं हर किसी के लिए पर्याप्त जानकारी मौजूद है। अभी जिसकी जरूरत है वो है एक प्रेरित इंसान। एक प्रेरित इंसान का मतलब है कि उसका शरीर, उसका मन, उसकी भावना, उसकी ऊर्जा, हर चीज पूरी तरह से सक्रिय है। ये इंसान अगर वो अपने अंदर संतुलित भी है तो वो शानदार चीजें करेगा, स्वाभाविक रूप से। ये फैक्ट्री जैसा एजुकेशन, फैक्ट्री जैसा उत्पादन, हर चीज, ये पूरी तरह से नहीं जाएगा। इसे जाने में कई सदियां लगेंगी, लेकिन हमें इसे धीमा करने की शुरुआत करनी होगी। कम से कम जिन लोगों को थोड़ी समझ है, उन्हें इससे दूर जाना शुरू करना चाहिए, वरना ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। रेवोल्यूशन यानी बूम, वही बिंदु, वही जगह। हमें विकास की जरूरत है। आइए इसे संभव बनाएं। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महा